हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का एग्जाम के लिए परख का जो मॉडल पेपर आया है उसका हम लोगों ने सेट 1 पहले ही कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को कवर करने वाले हैं। और चूंकि परख का जो मॉडल पेपर है वो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ परख का जो मॉडल पेपर है वो हिंदी में है, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे पहले ही हम आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेटेड वाला पीडीएफ दे चुके हैं। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो वो वहां से जाकर के राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है ना। चलो अब हम आप लोगों को वैसे ही हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। और देख रहे हो कुर्ता पहन के रेडी हैं आज क्यों पहने हैं कुर्ता? घर के बगल में सरस्वती पूजा हो रहा है ना, वहां आज विसर्जन हो रहा है, तो विसर्जन हो रहा है तो वहीं गए थे, पूजा उजा में शामिल हुए, हवन वगैरह हुआ, तो पूजा उजा होने के बाद आए। सोचो आज ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, फिर भी और वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इस बार हमको जो भी स्टूडेंट्स मिले हो वो एकदम बेस्ट मिले हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट मिले हो, मन लगा करके पढ़ रहे हो, इसलिए हमको भी पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है। तो उसी तरीके से हम लोग चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, और बातें सातें तो हम लोगों की होती ही रहती है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। चलो हम लोग आते हैं सेट 2 में, क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का ये हम लोगों का परख का मॉडल पेपर है। अब देखो पहला क्वेश्चन में आते हैं, बोल रहा है निम्न में से कौन सा आर्थिक क्रिया का प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, यानी आर्थिक क्रिया, उत्पादन यानी प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, उपभोग यानी कंजम्पशन ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, विनिमय यानी कि एक्सचेंज ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो देखो 3-4 जगह इसका अलग अलग आंसर मिल रहा है, ठीक है। इसका हमको जहां तक लगता है, जो हमको लगता है, हम जो पढ़े हैं, हमको लगता है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम का राइट आंसर होना चाहिए सीमांत लागत, लेकिन इसका राइट आंसर आप लोगों को जो है वो आर्थिक लागत करके दिख रहा है, हर जगह आर्थिक लागत दिख रहा है, तो आप भी इसी को टिक लगाइएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो अल्टरनेटिव नेम है वो आप लोगों का इकोनॉमिक कॉस्ट है। क्या है आप लोगों का? इकोनॉमिक कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, इन मिक्स्ड इकोनॉमिक्स डिसीजंस आर टेकन बाय। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स होता है जहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स और सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स दोनों होता है। मिश्रित अर्थशास्त्र ऐसा अर्थशास्त्र होता है जहां समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थशास्त्र मिलकर चलता है, और भारत का अर्थशास्त्र भी एक मिश्रित अर्थशास्त्र है, और यहाँ सारे निर्णय जो है वो सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा सारा निर्णय आपका लिया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस ड्राइंग को पहले अच्छे से देखना, ठीक है। हम आप लोगों को थोड़ा सा और इसको जूम इन कर दे रहे हैं, इस ड्राइंग को अच्छा से देखना। और ये हम लोगों को बोल रहा है कि ये जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में ये जो लेखा है इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। बेसिकली ये इस पॉइंट के बारे में बोल रहा है। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये बेसिकली यहाँ बोल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, ठीक है। तो हम सबको पता है ना, यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है, और अगर ये नीचे टच रहता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 होता, यहाँ ऊपर टच होता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होता, यहाँ होता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इकाई से कम होता, और यहाँ जो है ये मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हम लोगों का 1 से अधिक होता। लेकिन ये कहीं का नहीं पूछ रहा है, ये हम लोगों को पूछ रहा है बेसिकली यहाँ का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी इकाई के बराबर मांग का लोच होगा। किसके बराबर? इकाई के बराबर, ठीक है। इकाई लोचदार मांग होगा, यूनिट इलास्टिक डिमांड यहाँ पे हम लोगों का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है कहलाती है। ऐसा कोमोडिटी, ऐसा गुड्स जो एक दूसरे के बदले यूज में लाया जाता है, जैसे चाय नहीं तो कॉफी, चाय पियो नहीं तो कॉफी पियो, तो ऐसे गुड्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं बोलते हैं। जैसे चाय और कॉफी हो गया, ठीक है। और पूरक वस्तु मतलब कंपोजिट गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो एक दूसरे के साथ में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे चाय और चीनी, पेट्रोल और स्कूटर, ये सब, ठीक है। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे कहा जाता है। मतलब कौन सा टाइम पीरियड में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के सभी वेरिएबल जो हैं वो हम लोगों का वेरिएबल नेचर का होता है, तो ये होता है दीर्घकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी।
अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन जो होता है वो परिवर्तनशील और स्थिर दोनों होता है, फ्लेक्सिबल और वेरिएबल और फिक्स दोनों होता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में सारा का सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्पादन का सक्रिय साधन कौन सा है? विच इज द एक्टिव एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो एक्टिव है, मतलब जो खुद भी काम करेगा और दूसरों से भी काम करवाएगा। तो ये हम लोगों का होता है श्रम, यानी कि लेबर। लेबर जो है वो हम लोगों का एक्टिव हम लोगों का एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लेबर खुद भी काम करेगा, दूसरों से भी करवाएगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किसी वस्तु के उत्पादन में स्थिर लागत 100 रुपया है, यानी कि हम लोगों का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हम लोगों का 100 रुपया है। उस वस्तु की 10 इकाई यानी कि क्वांटिटी जो है 10 गो चीज का प्रोडक्शन करना है, तो उसमें औसत स्थिर लागत क्या होगा? यानी एवरेज एवरेज औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूछ रहा है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 100, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है हम लोगों का 100 और क्वांटिटी है 10, तो एवरेज हम लोगों का हो जाएगा 10। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछा था, बना दिए। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा ए आर इज इक्वल टू एम आर ब्रैकेट में ई डिवाइडेड बाई ई माइनस 1। इसको याद रखना, इस साल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद 2022 का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको लग रहा है ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में इस बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई होती है? मतलब सप्लाई जो है इनमें से किससे रिलेटेड होता है? तो सप्लाई करने के लिए क्या समय अवधि का होना, क्या टाइम का होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। कीमत का होना यानी प्राइस का होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि समय और समय से प्राइस तभी तो पूर्ति होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। टाइम भी होना चाहिए और गुड्स का प्राइस भी हम लोगों का होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा हमको इसको साइड करने दो, बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं ना दिख रहे हम। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है, 11 नंबर में वह बाजार की स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है। यानी आपको एक ऐसा बाजार के बारे में बताना है, ऐसे मार्केट के बारे में बताना है जिसमें सिर्फ एक सेलर होता है। तो ऐसा बाजार जिसमें सिर्फ एक सेलर होता है, ऐसा बाजार जिसमें केवल एक विक्रेता होता है, उसको एकाधिकार का बाजार बोलते हैं, यानी मोनोपोली मार्केट उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस बाजार में फार्म का मांग वक्र पूर्ण रोजगार होता है? किस टाइप का बाजार में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है? किस बाजार में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है वो परफेक्ट इलास्टिसिटी होता है, मतलब पूरा तरह से बाजार का जो मांग है वो परिवर्तन होते रहता है। कभी मांग बढ़ गया, कभी मांग घट गया, कभी मांग कम हो गया, कभी मांग अधिक हो गया, परिवर्तन होता रहता है। तो वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फुल्ली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग को पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है, 13 नंबर पे एक एकाधिकारी नियंत्रित कर सकता है, एक जो मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोली जो है वो किस चीज को नियंत्रण कर सकता है? तो याद रखना, हम इसका विशेषता पढ़ाते समय आप लोगों को बताए थे कि एकाधिकारी जो है वो एक समय पे उत्पादन और उसका कीमत दोनों चीज का नियंत्रण वो नहीं कर सकता है। या तो वो एक समय में केवल कीमत को नियंत्रण करेगा, मतलब प्राइस को, या तो वो उत्पादन की मात्रा को नियंत्रण करेगा। तो इन दोनों में से किसी एक का नियंत्रण वो कर सकता है। तो डी नंबर पे बोल रहा है या तो ए का कंट्रोल करेगा या तो बी का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वो एक समय में या तो कीमत का कंट्रोल करेगा या एक समय में वो उत्पादन की मात्राओं को वो नियंत्रित कर सकता है, दोनों को एक साथ वो नहीं कर सकता है। 14 नंबर, बाजार मूल्य को परिभाषित किया जा सकता है। तो किसी भी मार्केट में, किसी भी बाजार में जो कीमत होता है, जो प्राइस होता है, वो अल्पकाल के लिए होता है, अल्पकालीन बाजार के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड। नोटिस किए हो ना कि आज अगर आप बाजार में किसी चीज को जितना में खरीद के ला रहे हो, जरूरी नहीं है कि कल भी आपको वो सामान उतना में ही मिलेगा, कीमत बढ़ते घटते रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज के बारे में पढ़ा जाता है? अर्थव्यवस्था में रोजगार का अवसर, हाँ, पूरे अर्थव्यवस्था में रोजगार के कितने अवसर हैं ये समष्टि अर्थशास्त्र हम लोगों को सिखाता है। बाकी बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर ये सब हम लोगों का व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों को सिखाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि कहलाती है,
यानी आपके पास अगर कोई कैपिटल रखा हुआ था, कोई स्टॉक रखा था, अगर वो बढ़ गया तो इसका मतलब है कि आपका पूंजी निर्माण हो रहा है, यानी आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए आपका कैपिटल बढ़ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 16 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखो 17 नंबर पे बोल रहा है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। तो हमको पता है ना कि जब कभी भी हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं यानी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं इंटरमीडिएटरी गुड्स को शामिल नहीं किया जाता है। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय नहीं शामिल किया जा सकता है। हस्तांतरण भुगतान भी नहीं किया जाता है, जैसे सरकार पेंशन दे रहा है, छात्रवृत्ति दे रहा है, मैया सम्मान योजना दे रहा है, इन सबको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। फॉर्मूला पूछ रहा है एनएनपीएमपी इज इक्वल टू, तो एनएनपीएमपी इज इक्वल टू जीएनपीएमपी माइनस घिसावट यानी कि डेप्रिसिएशन। तो एनएनपीएमपी इज इक्वल टू जीएनपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन। और बोले थे ना फॉर्मूला वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन एमसीक्यू में एग्जाम में जरूर पूछेगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट को पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 19, और ऐसे भी कॉमर्स और साइंस वालों का तो एग्जाम एक ही दिन होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर दोनों को मिलेगा। 19 में बोल रहा है राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा के मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है। अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं और नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय किसी एक सामान का दाम को एक से अधिक बार जोड़ दिए तो इसको दोहरी गणना यानी कि डबल काउंटिंग बोला जाता है। इसको बोला जाता है दोहरी गणना यानी कि डबल काउंटिंग बोला जाता है। किसने कहा, किसके अनुसार? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। हम कई बार बताए थे ना आपको, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये कहा था हार्टले विदर्स ने। हार्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज, हार्टले विदर्स ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 21 देखो 21 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोगों को, मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मूल्य का मापक, वैल्यू ऑफ मेजर्स या मेजर्स ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये सब काम एक मुद्रा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। विनिमय का माध्यम यानी पैसा देकर के ही चीजों को खरीद सकते हैं। मूल्य का मापक यानी पैसा से ही कीमत तय हो सकता है। मेजर ऑफ वैल्यू किसी चीज का वैल्यू का भी तय इसी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है व्यापारिक बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं कौन सी है। मतलब जो व्यापारिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो कैसे कैसे पैसा जमा ले सकता है। चालू जमा यानी करंट अकाउंट से जमा ले सकता है पैसा, बिल्कुल ले सकता है। बचत जमा सेविंग अकाउंट से जमा ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। सावधि जमा यानी फिक्स्ड अकाउंट से जमा ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है सर। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। 23 पे बोल रहा है भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमको पता है कि भारत में अगर कागजी मुद्रा का बात अगर करेगा यानी भारत में अगर पेपर मनी का बात अगर करेगा, ठीक है, पेपर मनी यानी 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, ये सब तो जमा करते, ये सब तो निर्गमन करता है आरबीआई। पैसा छापने का काम तो आरबीआई कर रहा है। लेकिन यहां ये नहीं बोला, यहां बोल रहा है 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। तो 1 रुपया का नोट जो है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, आगे 24 नंबर केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य है। भाई केंद्रीय बैंक का क्या प्रमुख कार्य है। तो पहला बोल रहा है केंद्रीय बैंक यानी हमारे बैंक, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, जिसको 1935 में बनाया गया था। ठीक, बोल रहा है केंद्रीय बैंक का क्या कार्य है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर, एजेंट और सलाहकार होता है, बिल्कुल होता है। बैंकों का बैंक होता है, बिल्कुल होता है। नोट जारी करने का काम करता है, बिल्कुल करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, आगे 24 हो गया। 24 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। रुक जा थोड़ा सा। 24 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। अगर नहीं है तो थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि अच्छा से दिख जाए। अब हम लेकिन बहुत बड़ा दिखेंगे। हाँ, थोड़ा मैनेज कर लेना थोड़ा सा, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम ही पूरा दानव जैसा एकदम बड़ा दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हम आप लोगों को पढ़ाए थे ना ये क्वेश्चन, बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ाते समय में। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 में किया गया था, 1969 को किया गया था नेशनलाइजेशन। कीन्स का रोजगार सिद्धांत किस पर निर्भर करता है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत प्रभावपूर्ण मांग पर, एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करता है। निवेश गुणांक क्या होगा, आपको फॉर्मूला आपको निकालने बोल रहा है। देखो निवेश गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है। तो निवेश गुणांक यानी कि के का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। क्लियर। तो यहां देखो 1/1 माइनस एमपीसी कितना दे दिया है, 0.5 दे दिया। अब बताओ ये 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 करेंगे तो 0.5 होगा।
अब ये 1/0.5 है। अब अगर ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 लग के 0 बैठ जाएगा, यानी ये 10 हो गया और नीचे 5, यानी डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। देखो तो 2 ऑप्शन में, भाई रुक जाओ, इधर तो ये छुप गया ना, इधर ही दिखाना होगा। तो ऊपर 10 हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 5 हो गया, यानी कि ये 2 बार में कट जाएगा मेरा, है ना? कट गया। तो 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1-2 साल रिपीटेडली पूछा है जेक बोर्ड में। झारखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन 1-2 बार रिपीटेडली पूछा है, इसलिए इसको जरूर अच्छा से करोगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है? पूंजीगत व्यय है ब्याज का भुगतान करना, मकान का क्रय करना, मशीन पे व्यय करना या सब? पूंजीगत भुगतान यानी सरकार एक बार करेगा, ब्याज भी देगा, ये भी देगा। हाँ ठीक, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विदेशी विनिमय दर का निर्धारक होता है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारक होता है, ये हो गया। पहले हम ऊपर थोड़ा करेंगे, इसको समझाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना? ये क्वेश्चन नंबर 27 का था ना, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग इसका। ले लिए? ठीक है, चलो आओ। बस 2 क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में भाई? विदेशी विनिमय दर का निर्धारक घटक कौन होता है? विदेशी विनिमय तय कहां से होता है पता है? विदेशी विनिमय का मतलब है कि एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ अदला बदली करना। हम रुपया को डॉलर में बदल रहे हैं, रुपया को टाका में बदल रहे हैं, रुपया को दिनार में बदल रहे हैं, रुपया को पौंड में बदल रहे हैं, रुपया को यूरो में बदल रहे हैं, तो यही कहलाता है हम लोगों का विदेशी विनिमय दर। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा की इकाई से बदलने वाली दर को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। और ये तय होता है अंतर्राष्ट्रीय मांग और अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति के द्वारा। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मांग और अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति तो नहीं दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, जबकि इसका राइट आंसर होना चाहिए था अंतर्राष्ट्रीय मांग और अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा भुगतान शेष के पूंजी खाते के घटक नहीं है? इन चारों में से किसको हम लोग भुगतान शेष का यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं? तो एक पक्षीय अंतरांतरण, ठीक है, एक पक्षीय यानी यूनिलेटरल ट्रांसफर जो होता है उसको हम लोग नहीं दिखाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, और इसका भी राइट आंसर होगा डी। ठीक है, बस हो गया हम लोगों का एमसीक्यू खत्म। कहां उतना ज्यादा एमसीक्यू था, और आप लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है। जेक बोर्ड का 2024 से लेकर के 2018 तक का पीवाईक्यूज एमसीक्यू वाला एक लाइव क्लास लेकर के आप लोगों का हम सोल्व करवाएंगे। टेंशन काहे ले रहे? एक लाइव क्लास में पूरा सोल्व करवाएंगे हम, टेंशन नहीं लो, कल या परसों ही सोल्व करवाएंगे। ठीक है ना, बड़ा मजा आएगा उसमें। हो गया, बस ये हम लोगों का खत्म हो गया। और हम फिर वही बोलेंगे, ये जो हम लोगों का 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का क्वेश्चन जो हम करवाए हैं वो भी कर लेना। 5-5 नंबर का क्वेश्चन का एक सेट करवाए हैं, और इसके ऊपर 3 सेट का वीडियो आएगा। सेट 2 का कंटेंट रेडी है, बस हमको उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को बताना है, बताएंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आप मेरा वन शॉट वीडियो, अगर आप लेक्चर वीडियो को देखे हो या आप कुछ भी अगर पढ़े हो, तो बेसिकली यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ही ऐसा है जो शायद आप लोगों को थोड़ा सा अटपटा टाइप का लगे कि ये क्या है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों का। तो ये सेट 2 हो गया। शायद इकोनॉमिक्स का 4 या 5 सेट है शायद। ठीक है, अभी तक हम पूरा नहीं देखें, ये सेट 2 था ना। जितना भी सेट होगा हम 2 दिन के अंदर अंदर सारे सेट्स का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। आप लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल देखो अभी साढ़े लगभग 5 लगभग बजने वाला है। ठीक है, हम वीडियो अभी अपलोड कर दे रहे हैं और मूर्ति विसर्जन हो रहा है, तो जाना जरूरी है, क्योंकि बहुत श्रद्धा से माँ शारदे का पूजा हम लोग बड़ा धूमधाम से किए हैं, तो विसर्जन में भी रहना जरूरी है ना। तो अभी हम विसर्जन में जा रहे हैं, विसर्जन खत्म होने के बाद आएगा, आते ही हम आप लोगों को 5-5 नंबर का इकोनॉमिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो डाल देंगे। ठीक है, परेशान मत होना। जितना भी मॉडल पेपर, जितना भी सेट्स, जितना भी पीवाईक्यू, चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैराथन क्लास जो भी करवा रहे हैं, अगर आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ रहे हैं, तो आपको बच्चा परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा स्टूडेंट जो अभी हमसे जुड़े हैं, तो आप लोगों का भी हम वेलकम करते हैं चैनल पे। और बच्चा आप लोग हम पे ट्रस्ट बनाए रखो, जो जो चीज पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो बेसिकली, और डेफिनेटली वो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और वहां से आप लोगों को क्वेश्चन जरूर पूछेगा। बस आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है, और हम जो जो चीज होमवर्क दे रहे हैं प्लीज उन सबको जरूर करना, और मेरा द्वारा पढ़ाया हुआ सारे वीडियो को जरूर देखना, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं। बस हम 1.5-2 घंटा का ब्रेक ले रहे हैं, विसर्जन करने के बाद तुरंत हम आकर के आप लोगों को पढ़ा देंगे। ठीक है, बाय।